भारत में जनगणना को लेकर एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक देश की नीतियों, योजनाओं और संसाधनों के वितरण पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि ये जनगणना कई मायनों में अब तक की सबसे अलग और आधुनिक जनगणना होने जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का होगा। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की जाएगी। हालांकि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने स्तर पर 30 दिनों की अवधि तय करेगा, जिसके दौरान घर घर जाकर जानकारी एकत्र की जाएगी। इस जनगणना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। पहली बार ऐसा होगा जब जनगणना से जुड़ा पूरा डेटा कागज के बजाय मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे, यानी जनगणना कर्मी सीधे मोबाइल में जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बढ़ेगी और प्रक्रिया ज्यादा तेज और पारदर्शी होगी। इसके अलावा सरकार ने एक और अहम सुविधा दी है, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। इसके तहत घर घर जाकर जनगणना शुरू होने से पहले लोगों को 15 दिनों का समय मिलेगा, जिसमें वे खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग डिजिटल रूप से सक्षम हैं, वे अपनी जनगणना की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे, जिससे जनगणना कर्मियों पर दबाव कम होगा और प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। इस पूरी कवायद के लिए देश भर में करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज तैनात किए जाएंगे। इनमें एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और जिला या प्रधान जनगणना अधिकारी शामिल होंगे। ये सभी लोग डेटा कलेक्शन, उसकी निगरानी और पूरी प्रक्रिया की सुपरविजन का काम करेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर गलती या गड़बड़ी ना हो। जनगणना 2027 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का होगा, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का होगा, जो फरवरी 2027 में किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और दुर्गम इलाकों में जनसंख्या गणना सितंबर में ही कराई जाएगी, क्योंकि वहां मौसम की परिस्थितियां अलग होती हैं। सरकार ने इस पूरी जनगणना प्रक्रिया के लिए बड़े पैमाने पर बजट भी मंजूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस प्रक्रिया को कितनी गंभीरता और व्यापक स्तर पर अंजाम देना चाहती है। इस जनगणना का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जाति गणना को शामिल किया जाना। पिछले साल 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि आगामी जनगणना में जाति से जुड़ा डेटा भी एकत्र किया जाएगा। ये फैसला सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे भविष्य की नीतियों, आरक्षण, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं की दिशा तय हो सकती है। जनगणना केवल लोगों की गिनती भर नहीं होती, ये देश की आर्थिक योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी नीतियों की नींव होती है। किस राज्य को कितना बजट मिलेगा, कहाँ कितने स्कूल, अस्पताल या सड़कें बनेंगी और किन वर्गों को किस तरह की योजनाओं की जरूरत है, इन सब का आधार जनगणना के आंकड़े ही होते हैं। डिजिटल जनगणना और सेल्फ एन्यूमरेशन जैसी सुविधाएं ये संकेत देती हैं कि भारत प्रशासनिक तौर पर एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तकनीक के जरिए शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सवाल भी उठेंगे, जिन पर सरकार और प्रशासन को पूरी गंभीरता से काम करना होगा। कुल मिलाकर जनगणना 2027 भारत के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम कदम है। हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वो सही और पूरी जानकारी दे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए नीतियां और योजनाएं मजबूत आधार पर बनाई जा सकें। ऐसी ही राष्ट्रीय महत्व की बड़ी खबरों, उनके अर्थ और असर को गहराई से समझने के लिए आप जुड़े रहें विकास टाइम्स के साथ।